आज जिस तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी जनता यानी देश की जनता की नज़र थी कि क्या होने वाला है, वहीं बहुत अचंभे वाले रिजल्ट आए हैं। ख़ास तौर पे हम बता दें कि उत्तर प्रदेश में बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था कि समाजवादी पार्टी क्या करने वाली है, इंडिया अलायंस क्या करने वाली है। वहीं भाजपा के जैसे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी सुबह से जो चुनाव आयोग बता रहा था कि 38 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस जो है यहाँ पे बढ़त ले रही है। जो हमेशा से कहा गया कि कांग्रेस को यहाँ बहुत ज़्यादा फायदा नहीं मिलने वाला है, वहीं जहाँ एक तरफ कहा जा रहा था कि हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे, यानी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह दावा था, वहीं समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके का रिजल्ट दिया है, जिस तरीके से जनता ने एक जनाधार दिया है समाजवादी पार्टी को, लगातार जो है वो खुशी का माहौल समाजवादी पार्टी कार्यालय में मनाया जा रहा है। हम आपको बता दें कि हमारे साथ एक बेहतरीन पत्रकार हैं, निष्पक्ष पत्रकार हैं, खास तौर पर ये राजनीति पे इन्होंने काम किया है और क्योंकि राजनीति विशेषज्ञ भी ये कहे जाते हैं, क्योंकि इन्होंने जो है कई बड़े बड़े जो नेता हैं उनसे बात की है और अक्सर इनके आंकड़े बिल्कुल सही रहते हैं। हमारे साथ इस वक्त अली नकवी हैं, हम बात कर लेते हैं। अली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका 9 PM न्यूज़ लाइव में। जिस तरीके का अभी माहौल चल रहा है, आप सुबह से देख रहे हैं कि नतीजे आ रहे थे, चौंकाए दे रहे थे, अचानक कुछ ऐसा हुआ जा रहा था कि जो अनएक्सपेक्टेड था। क्या कहेंगे इस पे? देखिए जुनैद जी, जिस हिसाब से आकलन था लोगों का, राजनीतिक विशेषज्ञों का, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लिए आकलन हो, चाहे वो विपक्ष के लिए आकलन हो, इंडिया गठबंधन से राहुल गांधी लगातार इस बात को मीडिया के सामने कहते रहे कि इस बार आंकड़े चौंकाने वाले आएंगे। तो ये बात सच हुई कि आंकड़े चौंकाने वाले आए। भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर पूर्ण बहुमत में नहीं आ पाई। 272 सीटें चाहिए होती हैं, लेकिन 272 सीटें हासिल करना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल है। 239 और 38 सीटों पर बीजेपी सिमट गई। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो बीजेपी के साथ बहुत से गठबंधन हैं, जैसे नीतीश जी हैं और चंद्रशेखर जी को भी बात हो रही है, और तमाम ऐसे दल हैं जो एनडीए में आते हैं। उनको मिला के लगभग 289 अप्रॉक्स 290 के लमसम बीजेपी पहुंच पा रही है। अगर बात एक तरफ इंडिया गठबंधन की करें तो इंडिया गठबंधन में अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो एक मजबूत रुझान देखने को मिला है। इंडिया गठबंधन ने जिस हिसाब से मेहनत की यहाँ पर, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, लगातार तमाम सीटों पर गए, प्रचार किया। अमेठी हो गया, रायबरेली हो गया, हालांकि और रिजल्ट डिक्लेयर हो गए, जैसे अमेठी हो गया, किशोरीलाल शर्मा वहाँ से विजयी हो गए, आपका सीतापुर हो गया, वहाँ से कांग्रेस का कैंडिडेट जीत गया। अभी 4 जगह पे और कैंडिडेट कांग्रेस के हैं जो काफ़ी बढ़त पर हैं, जिसमें सहारनपुर शामिल है, जिसमें रायबरेली शामिल है, जिसमें और अन्य ज़िले यानी 4 और सीटें शामिल हैं, जिसमें बाराबंकी शामिल है। PL पुनिया एक बड़े नेता थे, उनके बेटे वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, वो शामिल है। बात इलाहाबाद की करें तो प्रयागराज में भी उज्जवल रमल सिंह को विजयी हो रहे हैं, लगातार वो बढ़त पर हैं कांग्रेस से। हालांकि जो कुंवर दानिश अली थे वो काफ़ी आगे बढ़ रहे थे अमरोहा से, लेकिन अमरोहा में कुंवर दानिश अली पीछे हो गए और वहाँ से दूसरे कैंडिडेट बीजेपी के वो आगे हो गए, इस वजह से एक सीट कम हो गई। लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए जो आंकड़ा था, लोगों का ये अंदाज था कि समाजवादी पार्टी 18, 20, 22 सीटें, बहुत ज़्यादा 25 सीटें, लेकिन समाजवादी पार्टी 38 सीटों पर इस वक्त आगे है, जिसमें से 4-5 सीटें तो डिक्लेयर हो गई। डिंपल यादव की डिक्लेयर हो गई। अगर बात करें अक्षय प्रताप की तो वो भी वहां से काफी ज्यादा बढ़त पर हैं। अखिलेश यादव खुद कन्नौज से बढ़त पर हैं। आजमगढ़ से देखा जाए तो धर्मेंद्र यादव चुनाव जीत रहे हैं। ऐसी तमाम सीटें हैं। तो ये जो मोदी लहर थी, इसमें काफी असर इस बार देखने को मिला कि खुद प्राइम मिनिस्टर बनारस से, और आपकी हमने एक रिपोर्ट भी देखी थी 9 PM न्यूज़ की कि बनारस के विश्लेषण पर आपने किया भी था, और उसके बाद आपने मुस्लिमों का लाया था कि 74% से ज़्यादा मुसलमान इंडिया गठबंधन को जा रहे हैं। तो ये बात हकीकत आई कि बनारस में भी प्रधानमंत्री मोदी, ना तो PM मोदी 14 में इतने कम वोटों के मार्जिन से जीते थे, ना 19 में 5 लाख से ज़्यादा मार्जिन से प्रधानमंत्री जीते, 14 में 3.5 लाख के मार्जिन से प्रधानमंत्री जीते, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री 1.5 लाख के मार्जिन से वोट से जीत रहे हैं। तो ये एक बड़ी बात है। ये नाराज़गी भी है, नाराज़गी भी लोगों की है, एंटी इनकम्बेंसी भी है। अगर बात करें तो लोगों में एक ये भी आ गया है कि भाई हमें गवर्नमेंट बदलनी चाहिए, 10 साल हो गया है। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा रहा जिसे राहुल गांधी लगातार उठा रहे थे।
महंगाई एक बड़ा मुद्दा था, तमाम चीजें, और कुछ जगह पर कांग्रेस की कुछ ऐसी योजनाएं भी काम आ रही जिसमें महालक्ष्मी योजना, 1 लाख रुपए महिलाओं के खाते में भेजना, 30 लाख रोजगार देना, ये तमाम अग्निवीरों के लिए जो तमाम योजनाएं लेके आए। तो ये जो तमाम मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने देखा तो कांग्रेस की जीत दिख रही है। हालांकि विपक्ष एक मजबूत है, आगे क्या होता है, कई नीतीश जी के साथ तोड़ मरोड़ होती है या बीजेपी एनसीपी के तोड़ मरोड़ करती है, किस तरह से वो होगा ये तो बात की बात है। लेकिन अभी जिस हिसाब के रिजल्ट आ रहे हैं जुनेद जी, उससे ये लग रहा है कि इस बार विपक्ष बहुत मजबूत हुआ है। तो क्या कहेंगे कि क्या मतलब पूरी तरह से खतरा मंडरा रहा है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि अब ये सरकार बनेगा, और ये जो जनादेश बदला है, ये जो अचानक चीजें बदली हैं, सबसे बड़ा कारण क्या होगा? क्या इसका कारण कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव या बदलने की बात जो चल रही थी कि हम संविधान बदल देंगे, कि इसको लेकर भी कुछ आप कह रहे हैं? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन की बात तो आपने बाद में कही, लेकिन आपने जो पहले सवाल किया कि आखिर क्या है, लोगों में क्यों इतने बदलाव आ रहे हैं, क्या बीजेपी सरकार बना पाएगी नहीं बनेगी, तो बीजेपी एनडीए की सरकार बना रही है, उसके पास पूर्ण बहुमत है एनडीए के समर्थक दलों के साथ मिलके, वो चाहे अपना दल हो, चाहे वो जेडीएस हो, जनता दल यूनाइटेड हो, तमाम पार्टियां हैं जो 2, 4, 14 ऐसे सीटें लेके आई हैं, अलग अलग राज्यों में लेके आई हैं, वो एनडीए के समर्थक दल हैं और वो सरकार बनाने में सक्षम भी हैं। लेकिन जिस हिसाब के आंकड़े भारतीय जनता पार्टी के थे कि 400 पार, कोई कहता था 350 प्लस, कोई कहता था कि यूपी में इस बार 66 की बजाय 70 लेके आएंगे, यहाँ तक खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि 70 पार होंगी सीटें, तमाम बड़े बड़े नेताओं ने कहा कि 80 सीटें होंगी। लेकिन इस बार जिस हिसाब से बीजेपी का रुझान आया है कि भारतीय जनता पार्टी 32 सीटों पर सिमट जाना, ये एक बड़ी नाराजगी दिख रही है। अयोध्या धाम, चूंकि अयोध्या नगरी एक ऐसी रही जहां पर बीजेपी की लगातार सियासत रही, 2019 में रामलला के मुद्दे पर बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार में आई, लेकिन राम मंदिर बनने के बाद, उसके शुभारंभ के बाद भी बीजेपी खुद फैजाबाद से चुनाव हार रही है, अयोध्या से चुनाव हार गई। तो राम प्रसाद वहां से अवधेश प्रसाद जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं वो वहां से चुनाव जीत रहे हैं, अंबेडकर नगर से लालजी वर्मा जीत रहे हैं, बस्ती से हरीश द्विवेदी 2 बार के सांसद रहे, वो चुनाव हार रहे हैं। अगर बात और सीटों की करें, जौनपुर हो गया, मछली शहर हो गया, गाजीपुर से अफजाल अंसारी हैं, सनातन पांडे बलिया से हैं, आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव हैं। तो पूर्वांचल में अगर देखा जाए, एक बड़ा चेहरा था सुल्तानपुर से मेनका गांधी, वो चुनाव हार गई वहां से। तो इस तरह के प्रतापगढ़ में समाजवादी पार्टी ने अपना अस्तित्व बना लिया, इलाहाबाद में आ गया। तो तमाम जिस हिसाब की ये मजबूत लड़ाई हुई है, स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव हार गई। तो ये जो बड़े नेता थे, फतेहपुर से चुनाव जीते, अगर देखा जाए प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के थे नरेश उत्तम पटेल, वो चुनाव जीते। उनके सामने फायरब्रांड नेता बीजेपी की थी, वो चुनाव हार गई। अगर इस तरह की बात करें, संजीव बलियान जिनकी बड़ी भूमिका होती थी असेंबली में, जुनेद जी, चाहे वो सुनील बंसल साहब हो, चाहे वो संजीव बलियान हो, ये लोग स्ट्रैटेजी बनाते थे। जब जाट इनसे नाराज हुए, जब किसान के कृषि कानून को लेकर पश्चिम का किसान इनसे नाराज हुआ, तो संजीव बलियान का एक बड़ा भूमिका थी, बड़ी रोल थी जो विधानसभा में काम आई थी, लेकिन वो खुद चुनाव हार गए। तो ये बड़ी बात है कि इस वक्त बीजेपी कई बड़े चेहरे हारे हैं। महेंद्र नाथ पांडे को देख लीजिए, वो चंदौली से चुनाव हारने को कगार पे खड़े ही हैं, यानी बहुत पीछे हैं। तो इस तरह के जो आंकड़े थे वो सब फेल हो गए। उत्तर प्रदेश में मोदी लहर भी नहीं चल पाई और खुद प्राइम मिनिस्टर की सीट पर 1.5 लाख से ज़्यादा बहुमत से ये सब देखा जा रहा है। तो एक राहुल गांधी की फैन फॉलोइंग बढ़ रही है। राहुल गांधी की जो छवि बनाई गई थी वो छवि खत्म हो चुकी है। अब राहुल गांधी की जो छवि बनाई गई थी, यानी इस चुनाव में अखिलेश यादव और राहुल गांधी जब सड़कों पर निकल रहे थे, रोड शो हो रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता उन्हें 2 लड़कों की मिसाल दिया करते थे। उन 2 लड़कों का ये कमाल देखिए कि उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो 38 सीटें समाजवादी पार्टी जिस पर लीड कर रही, लेकिन हालांकि 2 सीटें ऐसी हैं जो फंस सकती हैं, जिसमें धौरारा हो गई, यहाँ से अनुराग भदौरिया, आनंद भदौरिया हैं चुनावी मैदान में। अगर बात फर्रुखाबाद की जाए, वहाँ पे भी सपा बहुत अच्छे मार्जिन से आगे नहीं है। बाकी सीटों पर समाजवादी पार्टी 30,000, 40,000, 60,000 और 70,000 के मार्जिन से, तो इसे लग रहा है 35 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में आ जाए। इसी बीच में एक सवाल है, बदायूं सीट भी बड़ी सीट कही जाती है, जहां से खुद शिवपाल यादव के बेटे आदित्य लड़ रहे हैं चुनाव। वहां पे बड़ा एक असमंजस बना हुआ है, कौन जीतने वाला है, क्या होगा। तो क्या भारतीय जनता पार्टी बदायूं पे अपना हाथ मार पाएगी? देखिए, बदायूं में शिवपाल जी ने खुद अपने कंधों पर ही पूरी जिम्मेदारी ली थी। बेटा चुनावी मैदान में था आदित्य यादव,
चूंकि वो भी काफ़ी कार्यकर्ता हैं, एक नेता के पद पर रहे हैं और उससे पहले भी तमाम पदों पर रहे हैं। हालांकि मुझे उस पर नहीं जाना है, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि बदायूं में आदित्य यादव की अगर बात करें तो शिवपाल यादव की काफ़ी मेहनत रही और शिवपाल यादव एक ज़मीनी नेता हैं और तमाम स्ट्रैटेजी जो अखिलेश यादव ने तैयार की थी, जो रूपरेखा बनाई गई थी समाजवादी द्वारा, जैसे एक पीडीए का नारा दिया गया, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, इनकी भागीदारी की बात की गई, तो ये भी कहीं ना कहीं असर दिखा, पीडीए का असर समाजवादी को दिखा। और लोग कह रहे थे कि पीडीए से अपर कास्ट को छोड़ दिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। एक तरफ इंडिया गठबंधन था जो सबकी बात कर रहा था, लेकिन उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ओबीसी, पिछड़ा यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक को लेकर चल रहे थे और वो उनके हक और हुकूक की बात कर रहे थे। वो फायदा अखिलेश यादव को दिखा। आपको बता दूं कि मुलायम सिंह, समाजवादी पार्टी की अब तक जब से गठन हुआ है समाजवादी पार्टी इतनी सीटें नहीं ला पाई पार्लियामेंट के चुनाव में, यानी मुलायम सिंह यादव सबसे ज्यादा सीटें 2004 में लेके आए थे, जो 32 सीटें थी समाजवादी पार्टी के पास। लेकिन इस बार अखिलेश यादव का जो जादू दिखा है, उन्होंने अपने पिता स्वर्गीय नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया और 38 सीटों पर आगे चल रहे हैं। अगर एक दो सीटों पर आगे पीछे भी होता है तो लगभग 37, 36 या 35 सीटें से नीचे नहीं आएगी समाजवादी पार्टी। तो समाजवादी पार्टी 35 सीटें पार कर गई। ये एक बड़ा जादू था अखिलेश का, जो मुलायम सिंह भी जो जिसमें सफल नहीं हो पाए। मुलायम सिंह का एक बड़ा कार्यकाल था सियासत में, एक बड़े नेता कहे गए, धरतीपुत्र कहे गए, इसीलिए बड़े नेताजी का लकब उन्हें मिला। लेकिन वो बात उनमें भी नहीं दिखी जो अखिलेश यादव ने इस बार पूरी की और 35 सीटें क्रॉस कर दिया पार्लियामेंट में। एक बड़ी बात है 63 सीटों में चुनाव लड़ना, जहां भारतीय जनता पार्टी, संजय निषाद और अगर सुभाषपा की बात हटा दें और अपना दल से 2 सीटें निकाल दें तो लगभग 76 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में थी। 76 सीटों में भाजपा चुनाव लड़ने के बाद 32 सीटों में सिमट जा रही है और 63 में से एक सीट उन्होंने तृणमूल कांग्रेस को, जो भदोही की सीट थी, उसे टीएमसी को दिया था समाजवादी पार्टी ने। और 62 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ी और 62 सीटों में समाजवादी पार्टी 38 सीटों से बहुमत में है, यानी 36 सीटें समाजवादी अगर जीतती है तो यानी 60% से ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी जीत के आ रही है। ये एक बड़ी बात है। तो ये बताइए कि इस बार जैसे आपने बताया कि समाजवादी पार्टी ने एक अजब सा, मतलब काफी अरसे बाद बड़ा इतिहास रचने जा रही है। अभी बहुत जगह से रिजल्ट आने बाकी है। ये इतिहास है अपने आप में। जिस पार्टी का गठन मुलायम सिंह ने किया हो और उस पार्टी ने कभी इतनी सीटें नहीं आई जुनेद जी, कभी जिंदगी में 32 सीटें इनफ थी। 32 सीटों से ज्यादा कभी सपा के पास पार्लियामेंट में इतने लोग नहीं गए। तो सवाल मैं उसी से कर रहा हूं कि इस बार जिस तरीके से आपने कहा कि अल्पसंख्यक समाज भी जो है वो जागरूक हुआ और अल्पसंख्यक में बहुसंख्यक मुसलमान हैं, ये आप जानते हैं। तो मुसलमानों का जो जनाधार गया, जिस तरीके से इस वक्त कांग्रेस पार्टी उभर के आई है, दोबारा आप देख रहे हैं कि पप्पू कहा जाता था, शहजादे कहा गया, न जाने किन किन नामों से राहुल गांधी को पुकारा गया, वहीं दोनों को लड़का कहा भी आपने बताया। तो अल्पसंख्यक समाज ने जो वोट किया, क्या उसका भी असर इसमें दिख रहा है? देखिए 2020 के बाद से, कोविड के बाद से, जब भारत जोड़ो यात्रा 21 के बाद से निकली तो राहुल गांधी ने पूरे हिंदुस्तान में एक मैसेज दिया। कांग्रेस पार्टी इससे पहले भी तमाम मैसेजेस देती रही कि नफरत हारेगी, मोहब्बत जीतेगी। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने राहुल गांधी निकले थे। लगातार नफरत मिटाने की बात, हालांकि कुछ तब्दीलियां आई समाज में, ऐसा लगा कि कुछ फीलिंग्स लोगों में पैदा हुई। हालांकि समाज में लोग कहें ना कहें, लेकिन ये सब जान रहा है कि तब्दीलियां आई, एक दूसरे के बीच मोहब्बत और प्रेम में कमियां आ गई। जो मुसलमान हिंदू के साथ अच्छे से उठता बैठता था, उसमें भी कुछ खिंचाव आए, हिंदू में भी कुछ खिंचाव आए। ये चीज़ समाज में दिखी। ये आखिर क्यों आई? जब पूर्ण बहुमत से सरकार है, किस बात का डर है, क्यों इतनी नाराजगी है किसी एक कम्युनिटी से? देश का प्राइम मिनिस्टर एक मंच से एक माइनॉरिटी के बारे में क्या बोल रहा है? मुझे कुछ बोलना नहीं, सब जनता ने सुना है, मुझे किसी पे नहीं बोलना। मुझे ये बोलना है कि जो राहुल गांधी ने मैसेज दिया था कि इस बार इंडिया गठबंधन पूरी बहुमत से सरकार बनाएगा, नहीं ला पाए, लेकिन विपक्ष इतना मजबूत आया है कि सत्ता को अब सदन के अंदर कोई भी कानून बनाने से पहले सोचना पड़ेगा। दूसरी बात, आपने जो आरक्षण की बात कही, आरक्षण की रही बात, तो आरक्षण बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ है और आरक्षण से छेड़छाड़ करना सबके बस की बात नहीं है। कोई भी हो वो आरक्षण के साथ तो छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक बड़ा तबका, चाहे वो ओबीसी का हो चाहे वो SC ST का हो, वो आरक्षण से लाभान्वित होता है।
और आरक्षण खत्म भी नहीं होना चाहिए। जो दबे कुचले लोग हैं उनको न्याय मिलना चाहिए, उनको भागीदारी मिलनी चाहिए, उनका हिस्सा मिलना चाहिए, हर हक और हुकूक मिलना चाहिए। रही बात अल्पसंख्यकों की, तो अल्पसंख्यकों ने इस बार ये नहीं देखा कि सामने खड़ा हुआ कैंडिडेट समाजवादी पार्टी का है। उसने समाजवादी पार्टी के सिंबल पर इसलिए दिया कि उसने कांग्रेस को दिया। इस बार अल्पसंख्यक का 70% अबव इंडिया गठबंधन को वोट गया। आप अगर बात करिए भारतीय जनता पार्टी की, तो 2019 में सबका साथ सबका विकास की बात कर रही थी भारतीय जनता पार्टी और ट्रिपल तलाक की बात किया था। देश का 9% मुसलमान अल्पसंख्यक भारतीय जनता पार्टी को मतदान करने गया, लेकिन इस बार वही वोट गिर के 6% पर आके खिसक गया। जबकि भारतीय जनता पार्टी तमाम तरह की बातें कर रही थी कि हमारे साथ हिंदुस्तान का अल्पसंख्यक भी है, हमारे साथ ईसाई भी है, बौद्ध है, तमाम धर्म और जाति के लोग हैं। लेकिन आखिर ये फर्क दिखा क्यों? क्या माइनॉरिटी या बहुसंख्यक ये चाहता है कि इस देश में बदलाव हो? यानी उस सियासत, जाहिर सी बात है, इतना नंबर देने का जनता का क्या मकसद है? जनता का मकसद हर आदमी, हर जनता, हर पब्लिक, हर मतदाता जब अपने मतदान का इस्तेमाल करता है तो वो चाहता है कि उसका सांसद एक सत्ताधारी पक्ष का सांसद बने, ना कि वो विपक्ष का भी। लेकिन ये तमाम चीजों को सोचते हुए भी, नकारते हुए भी जनता ने भरोसा जताया और बीजेपी की जिस हिसाब से सीटें आई है, एनालिसिस करने की जरूरत है कि कमियां कहां रह गई हैं, कौन सी नीतियां जनता को नापसंद आई, कौन सी चीजें इंडिया गठबंधन की जनता को पसंद आई। ये एनालिसिस का विषय जरूर होगा कि एक बड़ी सत्ता, एक बड़ा हमला लगने के बाद भी इंडिया गठबंधन के पास इतनी सीटें किस आधार पर आई। इंडिया अलायंस, देखिए आखिरी सवाल है कि इंडिया अलायंस आप कह रहे हैं एक मजबूत विपक्ष बन के आएगा, उसकी रजामंदी के बिना बहुत सारी चीजें नहीं हो पाएंगी जैसा कि आपने कहा, लेकिन अभी रिजल्ट बाकी है, अभी बहुत कुछ आना बाकी है। तो क्या ये भी नहीं हो सकता कि शायद इंडिया अलायंस सरकार बना दे, क्योंकि बहुत से पार्टीज ऐसी हैं एनडीए की भी, शायद पलट जाएं, शायद इधर आ जाएं, क्या बन सकती है? आप जो कह रहे हैं अभी बहुत कुछ आना बाकी है। जनता ने अपना वोट दिया, काउंटिंग हुई, जनता ने किसको कितना समर्थन दिया ये खुल गया। अब वो पार्टी किससे गठजोड़ कर रही है, इंडिया गठबंधन से कौन बीजेपी में चला जा रहा है और कौन एनडीए गठबंधन से इंडिया में आ जा रहा है, ये सेकेंडरी बात हो गई। वो तोड़ मोड़ की सरकार हुई। लेकिन जनता का जो भरोसा था, जनता ने ये जो फिगर्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं या जो स्क्रीन पे चलाए जा रहे हैं 236, 237 का या उधर 289 का, 289 का जो फिगर है, ये जनता का फिगर है, ये पार्टियों का फिगर नहीं है। जनता ने जिसे चुना है वो फिगर ये है। अगर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव 36 लाते हैं और कल अखिलेश यादव किसी 2 सांसद को बात करके समाजवादी पार्टी में ले लें, वो बीजेपी से सपा में चला आए या कांग्रेस से सपा में चला आए, तो वो जनता का फिगर नहीं होगा, वो अखिलेश की गठजोड़ होगा, अखिलेश का फिगर होगा। लेकिन जनता का जो फिगर है, जनता ने एज ए समाजवादी पार्टी सांसद के रूप में उसे वोट दिया, एज ए बीजेपी सांसद के रूप में सिंबल पर वोट दिया। उसका भरोसा उस पार्टी पर है, पर्सनालिटी सेकेंडरी है, क्योंकि आदमी ये चाहता है कि हम जिस पार्टी को वोट दे रहे हैं उससे हमें न्याय मिले, उससे हमें विकास मिले, उससे हमें रोजगार मिले, उससे हमें महंगाई में कमी आए, उससे हमें तमाम तरह की सुविधाएं मिले। आम आदमी चाहता है कि सिलेंडर के रेट कम हो जाए, आम आदमी चाहता है कि महंगाई कम हो जाए, आम आदमी चाहता है कि वो 200 रुपए कमाता है तो वो जब बाहर निकले और तमाम अनाज लेने जाए तो उसे अरहर की दाल जो है वो 180 रुपए में ना मिले। आम आदमी जब जाता है तो वो चाहता है कि उसे बैलकोलू तेल जो है वो 50 रुपए में मिले, ना कि 125 रुपए में मिले। आम आदमी जब अपना साधन चलाता है, वाहन चलाता है, तो वो चाहता है कि जब वो पेट्रोल पंप पे जाए तो 95 रुपए या 90 रुपए का पेट्रोल ना भराए, उसे 65 रुपए ही देना पड़े। वो चाहता है कि उसके जेब का भार सरकार कम करे, और आम आदमी सरकार को इसलिए ही चुनता है कि सरकार उसके जेब के भार को कम करे, ना कि और तमाम तरह के इंक्रीमेंट करे। आज देखिए टोल के टैक्स बढ़ गए, तो ये तमाम चीजें जो हो रही हैं, टोल के टैक्स बढ़ेंगे तो तमाम चीजें बढ़ेंगी। टोल टैक्स बढ़ेगा तो भाई बस के किराए बढ़ेंगे, निजी वाहनों के किराए बढ़ेंगे। भाई 50 रुपए टोल टैक्स बढ़ेगा तो जो गाड़ी आपको लखनऊ से दिल्ली लेके जा रही है, 5 टोल बढ़ रही तो 50 रुपए के हिसाब से वो बढ़ाएगा। तो इस तरह से लोगों के जेबों पर एक तरह से भार पड़ेगा, और जनता भी ये नहीं चाहती है। जनता चाहती है कि महंगाई और बेरोजगारी की जो तमाम त्रस्त हो चुके हैं
वो चाहते हैं कि अब इससे निजात मिले और बेरोजगारी कम हो और महंगाई कम हो। नीतियां अच्छी हैं सरकार की, मैं किसी सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे वो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार हो, चाहे पिछली अखिलेश यादव की सरकार हो। हर सरकार से ये उम्मीद आदमी रखता है कि महंगाई कम हो और बेरोजगारी कम हो। किसी सरकार को दोष नहीं देना चाहिए, उसकी नीतियों से हमारी लड़ाई है, पर्सनालिटी से नहीं लड़ाई है। नीति अगर उसकी सही होगी, हम उसके साथ बहुत सी चीज़ें, योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश में अच्छी है, चाहे वो अगर देखा जाए तो गुंडा मुक्त हो रहा है, अगर देखा जाए माफिया मुक्त हो रहा है, अगर बहुत सी नीतियां देखा जाए, सरकार ने दंगल मुक्त किया प्रदेश को, तो ये सब अच्छी काम किया। लेकिन जनता और भी काम चाहती है, जिसमें बेरोजगारी एक बड़ा स्तर आ रहा है, महंगाई में कमी आनी चाहिए। ये सब तमाम आम आदमी हमारे लोगों के जैसा ये चाहता है, जो मिडिल क्लास से बिलोंग करता है। जी, एक चूंकि आखिरी सवाल था, मगर आपके सवाल बातों से एक सवाल पैदा हो रहा है। आपने कहा कि जिस तरीके से जनाधार आया, जिस तरीके से सीटें आई, जिस तरीके से भाजपा का ग्राफ गिरा है और जिस तरीके से कांग्रेस और इंडिया अलायंस का ग्राफ उठा है, क्या बदलाव होगा? किस किस तरह के बदलाव होने वाले हैं? अगर विपक्ष मजबूती से बैठ जाता है इंडिया अलायंस, तो क्या क्या फायदा जनता को होगा? देखिए, ऐसे है कि ये वो बात है कि आज के दौर में कि अगर मेरे पास हेलीकॉप्टर होता, बात तो ये है कि फिगर पे एनडीए की सरकार बनते हुए दिख रही है, पहली बात। दूसरी चीज़ कि अगर विपक्ष के पास इतनी भूमिका होती तो मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ की सरकार गिरी तो कांग्रेस उसे जोड़ नहीं पाई। तमाम राज्यों में सरकारें गिरी, महाराष्ट्र में गिरी, एक राज्य की सरकार विपक्ष के लिए बनाना मुश्किल हो गया था। तो देखिए, ये बात लोगों को अगर बुरी लगे, मैं ये नहीं कहता, लेकिन विपक्ष को जहाँ तक अगर बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष के लिए बहुत मुश्किल है कि सरकार बना पाना, क्योंकि एनडीए की और ख़ास करके जो उनके आला कमान के जो नेता हैं, उनकी रणनीतियाँ ये है कि उनके नेता, अब चाहे वो विपक्ष उसे डर कह ले चाहे उसे खौफ कह ले, लेकिन वो एनडीए को छोड़ के नहीं जाने वाले नेता हैं। नीतीश जी के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, और लोगों की बात और एनडीए गठबंधन की बात करें तो नहीं, मुश्किल नहीं। दूसरी तरफ एनडीए की सरकार बन रही है तो वो बनेगी। फिगर में मुश्किलात तो आती हैं, लेकिन एनडीए तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी सरकार बनाने जा रहे हैं, ये बहुत बहुत बड़ी बात भी है। अगर बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष जहां आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ा ग्राफ गिरा है बीजेपी का, तो और राज्यों में बीजेपी का ग्राफ और अच्छा भी हुआ है। बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो 29 में से 29 सीटें बीजेपी के पास आई। बात अगर और राज्यों की करें तो बीजेपी का ग्राफ और अच्छा हुआ। जैसे दिल्ली की बात कर लीजिए, अरविंद केजरीवाल के कामों की वाहवाही होती है, लेकिन अगर दिल्ली में बात करें तो 7 की 7 सीटें बीजेपी के खाते में चली गई। उत्तराखंड में 5 की 5 सीटें बीजेपी के खाते में चली गई। अगर बात करें झारखंड की तो बीजेपी वहाँ पे भी है। अगर बात करें पश्चिम बंगाल में तो 10 सीटें बीजेपी वहाँ पे भी है। बिहार की बात करें तो बिहार में भी बीजेपी है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का भी फिगर ठीक ही है बीजेपी का। तो बीजेपी अन्य उत्तर प्रदेश के अलावा, बिहार हो गया, बिहार में जेडीयू को ज़्यादा सीटें आ गई, थोड़ा सा ग्राफ गिरा। उत्तर प्रदेश में ग्राफ गिरा है बीजेपी का, लेकिन अन्य राज्यों में जैसे मध्य प्रदेश की बात कर लें, हरियाणा में जो उम्मीदें थी लोगों को कि 5 सीटें नहीं आ पाएंगी, 5 सीटें बीजेपी ला रही है। तो और जो ग्राफ है बीजेपी का वो भी मजबूत हुआ है। महाराष्ट्र में भी कोई खास जिस हिसाब से काम हुआ उस हिसाब से बहुत मजबूत नहीं है गठबंधन को पूर्ण बहुमत से सरकार बनानी चाहिए थी, तब मजबूती होती। उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, मध्य प्रदेश में बीजेपी 29 में से 29 ला रही है, लेकिन 1 सीटें भी नहीं ला पा रही है कांग्रेस। क्या वजह है? केरल में जहां बीजेपी इंटर नहीं करती थी वहां बीजेपी 2 सीटें ला रही है। कर्नाटक में आप बीजेपी का ग्राफ देख लीजिए, तेलंगाना में आप बीजेपी को देख लीजिए। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं साउथ में बीजेपी नहीं है, नॉर्थ इंडिया में बीजेपी है, तो साउथ में भी बीजेपी आ रही है। फिगर्स है। मेरी बात बहुत मेरे दोस्तों को, दर्शकों को शायद बुरी लगे, लेकिन यह हकीकत है कि काम आप करिएगा, मेहनत आप करिएगा, सफलता आपको मिलेगी। आप लगातार, राहुल गांधी ने मेहनत किया, लेकिन राहुल गांधी की तरह और भी नेताओं को बनना पड़ेगा। अखिलेश यादव की तरह उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के और नेताओं को बनना पड़ेगा। बीजेपी के तमाम नेता लगातार जब से चुनाव शुरू होने की बात हुई थी, आज से 6 महीना से मेहनत कर रहे थे। वो चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, वो प्रधानमंत्री स्वयं हो, और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, पुष्कर सिंह धामी हो, या और मिनिस्टर हो, चाहे वो कोई भी मिनिस्टर हो, सब के सब मेहनत कर रहे थे अपने क्षेत्र में जाके, दूसरे क्षेत्रों में जाके। अनुराग ठाकुर जा रहे थे। तो इस तरीके से समाजवादी पार्टी के
और कांग्रेस के नेताओं को भी जाना पड़ेगा। सिर्फ प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे या राहुल गांधी, इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि तमाम तरह के परिवर्तन लाए, चाहे अखिलेश यादव और चाहे वो शिवपाल यादव, इनकी ही जिम्मेदारी नहीं बनती। और भी नेताओं को आगे आना होगा, जमीन पर चलना होगा, जनता से डोर टू डोर मिलते रहना होगा। ये नहीं कि इलेक्शन आया तो 6 महीने से हम दिख रहे हैं और 4.5 साल हम एसी के रूम में बैठे हैं, ट्वीट से बात कर रहे हैं। तो ये ग्राफ अब बदलेगा। अखिलेश यादव ने मेहनत की और उसका सफलता आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में कि अखिलेश यादव को क्या मिली। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली और काफी 4000 किलोमीटर चले और उसका परिणाम आप सब देख रहे हैं कि जो कांग्रेस 52 सीटों पर थी, वो कांग्रेस आज 100 का ग्राफ क्रॉस कर जा रही है। और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के जो तमाम प्रत्याशी हो गए और कांग्रेस का एक अच्छा परफॉर्मेंस पंजाब में भी देखने को मिल रहा है, जहां आम आदमी पार्टी 3 सीटें है, वहां पर कांग्रेस एक ज़्यादा सीटों से है। तो एक बड़ा आंकड़ा है और एक बड़ा ग्राफ देखने को मिल रहा है। आने वाले वक्त में अगर विपक्ष और मेहनत करता है तो जनता उन पर भरोसा जताएगी। या क्या होता है, नीतीश बाबू कहाँ जाते हैं, कौन कहाँ जाते हैं, ये इस पर नहीं, लेकिन सरकार तो अगर देखा जाए जनता के मतदान से जिसने बनाई तो वो एनडीए की सरकार बन गई। तो आप देख रहे थे हमारे साथ जिस तरीके से अभी युवा पत्रकार हैं और काफ़ी नॉलेज रखते हैं, बकौल इनके जो इनका एनालिसिस था उसके हिसाब से जो इन्होंने बताया कि क्या हो रहा है। लेकिन एनडीए की सरकार बन रही है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं नरेंद्र मोदी, और कहीं ना कहीं उनमें भी खुशी की लहर होगी क्योंकि तीसरी बार वो सरकार जो है वो एनडीए के तौर पर लेकर के आ रहे हैं। यानी पूर्ण बहुमत से भाजपा नहीं ला रही है, भाजपा के जो समर्थक दल हैं वो लोग जो हैं उनको मिला करके सरकार बनाने जा रहे हैं। अब आगे क्या होगा, क्या, क्योंकि राजनीति जो है वो अजीब खेल है, इसमें कभी भी कुछ भी फेरबदल हो सकता है। तो ये तो वक्त बताएगा कि क्या होने वाला है। लेकिन एनडीए की सरकार आ रही है और प्रधानमंत्री एक तीसरी बार नरेंद्र मोदी बनने वाले हैं। आप देखते रहिए 9 PM न्यूज़ लाइव। कैसा लगा अली नकवी का ये विश्लेषण, कैसी रही हमारी बातचीत, कमेंट पे हमें जरूर बताइए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और देखते रहिए 9 PM न्यूज़ लाइव।